अच्छा, आज का लेक्चर शायद स्टार्ट करते हैं। फिर आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने। ये कॉन्सेप्ट आपकी दुनिया बदलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ने आपकी दुनिया बदल देनी है, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म की दुनियाएं होती हैं। सही है। एक दुनिया टेक्स्ट की है जिसे हम NTR कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई चीज आपने भेजी भी है सुना? हाँ, कुछ भेजा ना ऐसा, ठीक है। तो आज आप कहेंगे यार आज हम क्लास में एंटर हुए तो हमारी दुनिया कुछ और थी, जब बाहर निकले तो हमारी दुनिया ही बदल गई। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसे NTR कहते हैं, एक यूनिवर्स, एक दुनिया। एक टेक्स्ट की दुनिया है जिसे हम FTR कहते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट ब्लॉक इनकम भी कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन अभी आज के लिए फ़िलहाल FTR या सेपरेट ब्लॉक इनकम को मैं एक ही तस्वर कर रहा हूँ। एक टैक्स की दुनिया है जिसे हम MTR कहते हैं, मिनिमम टैक्स रिजीम, ठीक है। कितनी आ गई जी दुनिया? NTR, FTR या सेपरेट ब्लॉक इनकम, ठीक है। इन दोनों में भी कोई ना कोई फ़र्क होगा, लेकिन अभी वो नहीं बता रहा। अभी सिर्फ इन मेन कैटेगरीज का फ़र्क बताऊंगा। और एक होता है मिनिमम टैक्स रिजीम जिसे MTR कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें इसका भी जानना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो मेजरली वी विल बी डिस्कसिंग ऑन FTR एंड NTR, ठीक है। FTR एंड NTR। अच्छा, टैक्स की इस दुनिया के कॉन्सेप्ट थोड़े से फ़र्क है और टैक्स की इस दुनिया के कॉन्सेप्ट थोड़े से फ़र्क है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टैक्सेबल इनकम का, पढ़ा ना टैक्सेबल इनकम कॉन्सेप्ट। उस टैक्सेबल इनकम के कॉन्सेप्ट को अगर मैं मज़ीद वजाहत से पेश करूं तो उसमें यही है कि इनकम है, टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम डाल के टोटल इनकम, उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस और फिर जाके टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें है? NTR कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स रिजीम। FTR कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम या प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, ठीक है। फाइनल या प्रिजम्पटिव। और SBI से मुराद है सेपरेट ब्लॉक इनकम और MTR से मुराद है मिनिमम टैक्स रिजीम। इसको मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा आज MTR को, बल्कि कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इन दो को कर रहा हूँ। MTR क्या है? मिनिमम टैक्स रिजीम। NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट हमेशा फॉल करेगा NTR में। टैक्सेबल इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम जो है दैट विल रिलेट टू NTR। यानी कि जहां पे भी बात आ गई टैक्सेबल इनकम की तो मेरे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और उसमें पता ये NTR की बात हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की बात। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़े डिडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है ना। डिडक्टेबल ज़कात एक डिडक्टेबल अलाउंस है, ऐसे ही है। तो डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट भी किसमें है? NTR। पढ़ा हुआ है ना ये सारा। डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट भी NTR में है। यार ये लिख बाद में लीजिएगा, कोई नहीं, छोड़ दें भी। एक दफा टाइम दे दूंगा आपको 9 बजे के बाद, ठीक है। डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट किसमें है? NTR में। इसी तरह हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है हेड्स ऑफ इनकम का, पढ़ा ना कॉन्सेप्ट? क्या थे इनकम? 5 हेड्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट भी किस में है? एनटीआर के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी किस में आएगा हमारा? एनटीआर। इसी तरह हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिडक्शंस का, डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ये कॉन्सेप्ट किस में आ गया? एनटीआर में। ठीक है, फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस टैक्स की लायबिलिटी में से कुछ टैक्स का पोर्शन हमें इजाजत होती है कि हम ना पे करें। वो कैसे आएगा? टैक्स क्रेडिट के थ्रू। टैक्स लायबिलिटी में से कुछ टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, यानी कि मैंने 100 रुपया देना है तो उन टैक्स क्रेडिट की वजह से हो सकता है कि मैंने 95 रुपये टैक्स जमा कराना हो। तो टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी किस में आएगा? किस में आएगा? ओ भाई बोले सारे, किस में आएगा? एनटीआर में आएगा। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, ये इसके थोड़े मेन टॉपिक्स हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा आएगा एनटीआर में। इसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा वैसे मजीद वजाहत करें, अगर इसका मतलब ये है कि जो एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, इसमें मुझे डिडक्शंस अलाउ हैं किसी इनकम के अगेंस्ट। यानी कि एनटीआर में मैं जिस तरह बता रहे थे कि इनकम से डिडक्शंस होती हैं, तो ये ओवरऑल बेस कर रहा है नेट रिसीट्स के ऊपर। ऐसे ही हो गया ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? डिडक्शन से भी लाओगे ना इसमें। ठीक है, इनकम में से डिडक्शन लेस कर दी, जैसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा यार, रेंटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्शन से लाओ है और हेड्स ऑफ इनकम भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो एनटीआर है ये मेरा बेस करता है नेट रिसीट्स के ऊपर। किस पे बेस करेगा? नेट रिसीट्स के ऊपर। तो ये जो टैक्स की दुनिया है, इसकी ये कुछ बेसिक चीजें। एक और हम अब आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हेड्स ऑफ इनकम में अगर डिडक्शन ज्यादा हो जाए इनकम से तो वो क्या है? लॉस है ना। लेकिन उस लॉस को हम वहां पे शो नहीं करते, उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स है, कभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो डिडक्शंस का इनकम से बढ़ जाना लॉस कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट भी किसमें है? सिर्फ और सिर्फ एनटीआर में, लॉसेस का कॉन्सेप्ट। हाँ सॉरी, नेट रिसीट्स। नेट रिसीट मतलब कि इनकम में से खर्चे माइनस नहीं करते, तो नीचे जो इनकम आती है वो क्या है? नेट ही हो गई ना। रेंटल इनकम में से रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं किया, तो नीचे क्या आ गया? जो भी फिगर आई वो नेट रिसीट हुई। ठीक है, तो आज पता चला कि यार ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे सारा वो क्या था? एनटीआर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? एनटीआर। सही है, तो अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा वो ऑब्वियसली फिर ये होगा, बस यही फर्क है। इसमें कोई कंफ्यूजन? एनटीआर में नहीं ना कोई कंफ्यूजन। अब आगे चलते हैं। एफटीआर की सबसे फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक। अच्छा हाँ, एक और इसमें बड़ा मजेदार, एनटीआर के अंदर टैक्सेबल इनकम निकल रही है तो हम टेबल 1 लेते हैं या टेबल 2 के टैक्स रेट्स लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी किसमें है? एनटीआर में। हम टैक्स के लिए बुक का इंडिविजुअल्स एओपी वाले रेट यूज करते हैं। कौन से? सैलरीड और नॉन सैलरीड वाले। ऐसे ही है ना। टैक्सेबल इनकम बनती है, उसमें टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो टैक्स लायबिलिटी सैलरीड या नॉन सैलरीड वाले टेबल से उठा के बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी किसमें है? एनटीआर के अंदर। ये बड़ा मेजर है। ठीक है, तो आज से पता चला कि आज तक जो पढ़ा वो एनटीआर ही पढ़ा था। अच्छा जी, सबसे पहली बात, एफटीआर जो फाइनल टैक्स रिजीम है या सेपरेट ब्लॉक इनकम है,
ये बेस करेगा ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर, ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर बेस करेगा। ये किस पे था? नेट रिसीट्स पे। ये किस पे आएगा? मतलब क्या हुआ? डिडक्शंस नॉट अलाउड भाई। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एफटीआर के तहत कोई इनकम कमाई और मैंने कहा कि ये एफटीआर वाली इनकम कमाने के लिए मेरा इतना खर्चा हुआ, तो लॉ वाला क्या कहेगा? नॉट अलाउड। लॉ वाला क्या कहेगा? नॉट अलाउड। तो एफटीआर बेस करेगा मेरा ग्रॉस रिसीट्स पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को यहां लिख दो, नो डिडक्शंस। ठीक है। बाकी ये जितनी चीजें हैं ना, ये जितनी चीजें टैक्स क्रेडिट एनटीआर पे अलाउ है, उस पे अलाउ नहीं है। यानी के क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? टैक्स क्रेडिट मुझे एफटीआर पे अलाउ नहीं है, क्या मतलब हुआ? जो एफटीआर की इनकम की टैक्स लायबिलिटी बनी वो सारी देनी है भाई, वो सारी देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स क्रेडिट है वो मुझे एफटीआर में अलाउ नहीं है। लगी समझ? है पक्की बात है। वो आपने ऐसे इशारा किया, मुझे लगा ऐसे पता नहीं क्या कह दिया। नो टैक्स क्रेडिट। हाँ, टैक्स क्रेडिट पे पूरा चैप्टर है, बड़ी तफसील से एक्सप्लेन करना है। करंटली ये आपको बताना है कि एक टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये जब आप रेट निकालते हैं, वो टेबल वाला लेक्चर पढ़े सुना था आपने, याद है कि वो सैलरी या नॉन सैलरी में से एक टेबल चुनते हैं, उसमें से सैलरी जहां फॉल करती है उसका टैक्स रेट लेते हैं, उस टैक्स रेट की बेस पे टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। अब वो टैक्स लायबिलिटी के अंदर कुछ कमी हो सकती है, कुछ कंडीशंस की बेस पे जो भी हमने पढ़नी है। वो टैक्स लायबिलिटी में कमी को टैक्स क्रेडिट कहते हैं। टैक्स लायबिलिटी की कमी को क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और इनकम्स की कमी को क्या कहते हैं? डिडक्टेबल डिडक्शंस। और टोटल इनकम की कमी को क्या कहेंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है, फर्क है। टैक्स लायबिलिटी की कमी को टैक्स क्रेडिट कहेंगे, ठीक है, और टोटल इनकम में कमी जो है वो किससे आती है? डिडक्टेबल अलाउंस से। बहरहाल इसके अंदर कोई भी किस्म का टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं है। इसी तरह इसमें कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते, ना टैक्स क्रेडिट ना कोई डिडक्शन। बेस करेगा ग्रॉस रिसीट पे, कोई लॉस नहीं। ठीक है। इसी तरह इसमें कोई डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और इसी तरह इसमें कोई टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। टैक्सेबल इनकम जैसे बनी है, जैसे टैक्सेबल इनकम कैसे बनती है? सारे हेड्स ऑफ इनकम्स को इकट्ठा करो, उसमें एग्जेम्प्ट ऐड कर दो, फिर एग्जेम्प्ट लेस कर दो, तो वो क्या बन जाएगी? डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दो तो क्या बनेगी? टैक्सेबल इनकम। तो इसमें टैक्सेबल इनकम का भाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल इनकम जो अभी वो बताऊंगा इनकम के, जो ग्रॉस रिसीट होगी दैट इज योर इनकम। जो ग्रॉस रिसीट आएगी ना वही इनकम होगी आपकी। अब लायबिलिटी टैक्स कैसे लगेगा? इसके लिए टैक्स के सेपरेट रेट्स होते हैं, सेपरेट रेट्स होते हैं जो बेस करते हैं ट्रांजैक्शन वाइज। मतलब एफटीआर की कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है, इसको मैं अगर बैकवर्ड लेके चलूं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो एफटीआर की दुनिया में फॉल करती हैं और उन पे लगने वाले टैक्स के रेट तय हैं। उन पे लगने वाले टैक्स के रेट ऑलरेडी तय हैं, हमने वो रेट उनके ऊपर लगा देना है।
वो रेट उनके ऊपर लगा दे। यानी कि इसके अंदर सैलरीड नॉन सैलरीड के टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो एफटीआर के अंदर फॉल करेंगी और उन ट्रांजैक्शंस पे लगने वाले टैक्स के रेट ऑलरेडी तय है। ठीक है, तो हमने ये नहीं फॉल करने, वो ट्रांजैक्शंस के रेट देखने हैं कि फलानी ट्रांजैक्शन में क्या रेट लगता है, वो उसके ऊपर लगा देना है। कुछ टेबल्स भी होंगे कि फलानी ट्रांजैक्शन में ये पूरा टेबल है, इसमें जाके ढूंढे, लेकिन जो भी होगा वो इससे अलग होगा। सैलरीड और नॉन सैलरीड के जो रेट्स हैं, टेबल्स हैं, उससे अलग होगा। ठीक है, लगी समझ? पहली बात तो ये ग्रॉस बेस पे आएगी, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, कोई लॉसेस नहीं, कोई टैक्सेबल इनकम नहीं। टैक्स सेपरेट रेट्स होंगे जो हमें दिए गए होंगे, हमने उसकी बेस पे इनको ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि एफटीआर की टैक्स लायबिलिटी उनके दिए गए हुए रेट्स के मुताबिक होगी, उनके दिए गए रेट्स के मुताबिक होगी। लगी समझ में? थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली करते हैं। अब जरा मैं आपको एक न्यूमेरिकली इस बात को समझाता हूं कि इसको कैसे देखना है। ये लिख लिया आप सबने? ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम को मैं कहता हूं कि जी डिविडेंड एक एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम है। ठीक है, मकसद मेरा आपको इस टाइम इन दोनों का फर्क समझाना है। एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक में जो थोड़ा सा फर्क है वो बाद में समझा दूंगा, फिलहाल आपको मेजर फर्क समझाना मकसद है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ज्यादातर चीजें सेम है, इन दोनों की ज्यादातर चीजें सेम है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत फर्क होगा बता दूंगा। मैं अज्यूम करता हूं कि एक ट्रांजैक्शन है डिविडेंड, और ये अज्यूम नहीं कर रहा, ये वाकई ऐसे ही है। डिविडेंड फॉल करेगा, डिविडेंड इनकम फॉल करेगी इसके अंदर, टैक्स की इस दुनिया में फॉल करेगी डिविडेंड इनकम। ठीक है, ये लॉ ने तय कर दिया है। अब मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, वो सैलरी भी कमा रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी भी कमा रहा है, सही है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि उसने इनकम फ्रॉम सैलरी जो कमाई है एक साल में, दैट इज 1 मिलियन। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह उसने जो प्रॉपर्टी से इनकम कमाई है वो 5 लाख कमाई है, सही है। साथ ही क्वेश्चन में बता दिया कि भाई उसने साल में डिविडेंड भी कमाया है। साल में क्या कमाया है? डिविडेंड भी कमाया है। तो मैंने यहां लिख दिया कि उसने साल में डिविडेंड भी कमाया है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का डिविडेंड भी कमाया है। अब वो कहता है कि भाईजान जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड के, अब आपको फौरन बात क्लिक की, यार डिविडेंड तो किसी हेड ऑफ इनकम में आ ही नहीं रहा। ठीक है, किसी हेड ऑफ इनकम में तो आता ही नहीं है। तो जब इसमें नहीं आता, नो हेड ऑफ इनकम किधर लिखा मैंने, चले अब बता देता हूं। किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आता तो ये एनटीआर में तो फॉल नहीं करता, तो ये किस में फॉल करेगा? एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम में। तो भाई ये तो एनटीआर का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये किसकी है? एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम की ट्रांजैक्शन है। तो जब ये बात ज़हन में आई तो अगली बात ज़हन में क्या आएगी कि यार जब ये एनटीआर की ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसके टैक्स रेट टेबल 1-2 से नहीं आ रहे, तो इसका टैक्स रेट भी अलग होगा। तो आपके नॉलेज के लिए डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है इनकम पे, वो 15% टैक्स रेट लगता है। कितना लगता है? 15% डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स
एट डिविडेंड इज इक्वल टू 15%। ठीक है, 15% का टैक्स रेट लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? डिविडेंड के ऊपर। सही है, लग रही समझ? क्लियर है जी अभी तक? ठीक है। और ये जो 15% लगेगा ना, ये हमेशा ग्रॉस रिसीट के ऊपर लगेगा। जितना डिविडेंड उसने कमाया उस पे 15% लगेगा, यानी कि डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं है। एनटीआर में तो डिडक्शन करके लगता है ना, इसमें ग्रॉस रिसीट 100 रुपया कमाया ना, तो 100 रुपये पे 15% लगेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट डिडक्शन अलाउ ही नहीं है। अच्छा, अब मकसद आपको बताने का ये है, एक बंदा मिस्टर ए, उसने सैलरी से भी कमाया, प्रॉपर्टी से भी कमाया, और उसने डिविडेंड भी कमाया। यहां पे पड़ गया मैच पड़ गया जनाब, यार क्या करें? उसकी जो इनकम्स आ रही हैं, उन इनकम्स में एनटीआर भी आ रही है और एफटीआर भी आ रही है, क्या करें अब? ठीक है, हम ये करेंगे कि हमने जो अपना पैटर्न है वो तो वही रखना है जो हमने पढ़ा है कि टैक्सेबल इनकम के बाद उसके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी, और उसके अंदर आगे टैक्स लायबिलिटी के ऊपर टैक्स पे करना है। अब हम क्या करेंगे, उसकी तीनों इनकम्स लिखी और मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, अज्यूम करें कि उसने ज़कात भी दी है, कितने से? 3 लाख से, 1 लाख कहने चले, ज़कात भी दी है 1 लाख से। ये टैक्स, ये क्वेश्चन का डाटा है। उसे बता दिया कि डिविडेंड पे 15% लगेगा, ठीक है, और ज़कात दी है 1 लाख से। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए से एक और बात की कि डिविडेंड कमाने के लिए उसका जो खर्चा हुआ है वो 50,000 हुआ है। डिविडेंड कमाने के लिए उसका खर्चा 50,000 हुआ है, ठीक है। उसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी डाल दिया, लेकिन हमें पता है, हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, हमें तो पता है कि भाई डिविडेंड पे एफटीआर है और एफटीआर पे खर्चा नहीं अलाउ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे उसकी पहले टोटल इनकम निकालूंगा, ठीक है। बड़े गौर से सुनिए बात, ठीक है। साथ वाले को उठा दे, बेशक कोई सो रहा है ना, उसे उठा दे। हम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टोटल इनकम निकालूंगा। कितनी बन गई टोटल इनकम? 19 लाख रुपया, ठीक है। लिखाई बाद में करिएगा, पहले जरा फोकस करें। 19 लाख की टोटल इनकम बन गई उसकी, ठीक है। इस टोटल इनकम से अब मेरा पैटर्न है कि मैंने टैक्सेबल इनकम पे जाना है। पैटर्न यही है ना कि मैंने टैक्सेबल इनकम पे जाना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और वहां से आगे मैंने टैक्स पे करना है। अब मुझे पता है कि टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट किधर आ रहा है? एनटीआर में। और टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट एफटीआर में तो है ही नहीं। तो इस टोटल इनकम में से क्या माइनस करूंगा? क्या माइनस करूंगा? डिविडेंड। इस टोटल इनकम में से मैं माइनस करूंगा क्या? डिविडेंड। डिविडेंड माइनस किया तो मेरे पास 15 लाख से क्या आ गया? टोटल इनकम दोबारा से आई। ये टोटल इनकम वो थी जिसमें एफटीआर ऐड था, उसमें से एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक निकाल दिया। तो अब मेरे पास क्या आ गया? टोटल इनकम दोबारा से आई। लेकिन अब ये सारा मैंने क्यों किया? कि मैंने जाना किस पे? टैक्सेबल इनकम पे। और टैक्सेबल इनकम पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिडक्टेबल अलाउंस लेस करना पड़ेगा। और डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट एफटीआर में है नहीं है। तो ज़कात में 19 लाख से माइनस नहीं कर सकता ना। ज़कात कितने में से माइनस करूंगा? एनटीआर की इनकम में से माइनस करूंगा। समझ लगी ना? टैक्सेबल इनकम में पहुंचने के लिए मुझे ज़कात लेस करनी है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करना है। तो वो लेस मैं किससे करूंगा? इसमें इससे तो कर ही नहीं सकता। जब मैंने पढ़ लिया कि इसमें तो डिडक्टेबल अलाउंस कर ही नहीं सकते,
तो 19 लाख में से नहीं लेस करूंगा, मैं 15 लाख में से लेस करूंगा डिडक्टेबल अलाउंस, जो कितना था 1 लाख। 1 लाख इसमें से लेस किया 1 लाख, तो अब मेरे पास क्या आया, टैक्सेबल इनकम। क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम 14 लाख की। यहां तक किसी को मसला तो बताए। ये जो मैंने इतनी बड़ी कार्रवाई डाली है, इस कार्रवाई की अगर आपको समझ लगी है तो बताएं, लगी समझ? क्योंकि टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि डिडक्टेबल अलाउंस लेस करें। डिडक्टेबल अलाउंस मैं सिर्फ एनटीआर वाली इनकम से लेस कर सकता हूं, एफटीआर वाली इनकम से लेस नहीं कर सकता। हालांकि जो मेरी टोटल इनकम थी उसमें एफटीआर वाली इनकम शामिल थी। इसके साथ मैं लिख दूं बेशक एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक इनकम, उसमें शामिल थी। इस वजह से पहले उसे निकाला और उसे निकाल के जो इनकम आई उसमें डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया और फिर मेरी टैक्सेबल इनकम आई। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? आगे क्लियर है? अच्छा अब आगे चलते हैं। टैक्सेबल इनकम आ गई, अब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब मैंने जब टैक्स लायबिलिटी निकाली, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम किस में फॉल करती है, एनटीआर में। एनटीआर में टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, सैलरी नॉन सैलरीड के टेबल से। तो ये भाई साहब सैलरीड में आएंगे नॉन सैलरीड में आएंगे, सैलरीड में आएंगे ना, कि टोटल इनकम का 75%, टैक्सेबल इनकम का 75%। भाई टोटल का 75 लेना था, टैक्सेबल का, टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बना? चलो यार करके देख लो। टैक्सेबल इनकम का 75% क्या बना? 105, 10,50,000। और मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 1 मिलियन। तो ये क्या किस में फॉल करेगा, सैलरीड नॉन सैलरीड? आप सैलरीड बना रहे थे। फर्जी बातें नहीं करते होते हैं, फर्जी बातें नहीं करते होते। कैलकुलेटर लेके दिए है ना घर वालों ने। तो ये बन गया नॉन सैलरीड। ऐसे ही है जी, नॉन सैलरीड ही मान रहा है। नॉन सैलरीड के टेबल में जाएं और नॉन सैलरीड के टेबल में देखें 14 लाख की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। नॉन सैलरीड के टेबल में जाएं, किताब के ऊपर से मिट्टी साफ करें और सोचें कि हमने बचपन में 2 रेट्स पढ़े थे, टेबल 1 टेबल 2। कितनी टोटल बता रहे हैं ना, फिक्स वाली बना के। 1 सॉरी दोबारा बताइए, 1,115,000। ये 1,15,000। ये देखें जी, यही बनती है। थोड़ी अजीब अजीब सी लग रही है। देखिए जी, टैक्स लायबिलिटी 14 लाख पे टैक्स लायबिलिटी 1,15,000 ही पा रही है। देखें, ठीक है जी, यही है। अच्छा अब फोकस दोबारा इधर आ जाए, फोकस दोबारा इधर आ जाए। कौन इधर आ जाए दोबारा? फोकस, फोकस, फोकस दोबारा इधर आ जाए भाई। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, लिखना छोड़ दें। कोई नहीं, वो लिख लेगी, खैर बस कर। इधर देखें, आप कंसंट्रेट करें। हाँ सारे इधर देखें। टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 1 लाख। अच्छा अब खुद सोचें, ये जो टैक्स लायबिलिटी है, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये एफटीआर अकेले की है कि एनटीआर की है? ये तो सिर्फ एनटीआर की इनकम की है। तो एफटीआर की इनकम की भी तो टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। ये टैक्स लायबिलिटी किसकी थी? एनटीआर की। तो हम तो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं ना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी के लिए मुझे एफटीआर
और सेपरेट ब्लॉक इनकम की भी तो टैक्स लायबिलिटी चाहिए। उसका रेट सवाल में